जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th साइंस VVI गेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप वार्षिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की, तो आप बेहतर तैयारी के लिए टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाता है? जी हाँ, ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपचयन कहलाता है। जी हाँ, ऑक्सीजन का वृद्धि, जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जी हाँ, हाइड्रोजन जब ह्रास होगा यानी हाइड्रोजन की कमी होगी तो उसे उपचयन कहते हैं। और दोस्तों जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब उसे अपचयन कहते हैं। यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जस्ट अपोजिट रहता है। जब रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा और या हाइड्रोजन का ह्रास होगा तब उसे उपचयन कहेंगे, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी या हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तब उसे अपचयन कहेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा उपचयन। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्नों का संग्रह किया गया है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। यहाँ दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उसे वर्ग कहा जाता है। जी हाँ, ऑप्शन बी, वर्ग कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे कि आवर्त सारणी में इस प्रकार से जो बना हुआ रहता है, तो ये वाला जो है ये उदग्र स्तंभ है। तो उदग्र स्तंभ जो होता है वह 18 होता है। जी हाँ, और इसे वर्ग कहा जाता है। जबकि क्षैतिज जो क्षैतिज है स्तंभ, इसकी संख्या 7 होती है और इसे स्तंभ कहा, ये आवर्त कहलाता है। जी हाँ, तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो जो उदग्र होता है उसे वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, 1 HP यानी कि हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? जी हाँ, 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 746 वाट के बराबर होता है। जी हाँ, 1 HP बराबर 746 वाट। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? जी हाँ, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हीरा। जी हाँ, सबसे कठोर तत्व जो है वह हीरा है। नेक्स्ट है 5 नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? जी हाँ, आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो समूह को ही वर्ग कहा जाता है। जी हाँ, समूह को ही वर्ग कहते हैं। और दोस्तों समूह यानी कि वर्ग की संख्या आवर्त सारणी में 18 होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? जी हाँ, जो पहले वर्ग के जो सदस्य होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वे क्षारीय धातु कहलाते हैं। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो क्षारीय धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ,
आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेंडल को कहा जाता है। और दोस्तों मेंडल महोदय जो प्रयोग किए थे, प्रश्न ये भी आता है कि मेंडल किस पे प्रयोग किए थे? तो वह किए थे मटर पे। जी हाँ, मटर के पौधा पर वो प्रयोग किए थे और आनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से उपभोक्ता कौन है? जी हाँ, उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाले को ही उपभोक्ता कहते हैं। मानव भी उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता किसको कहते हैं? ऑप्शन है कि हरे पौधे, शैवाल, जानवर, फूल और पत्ते। तो दोस्तों उपभोग करने वाले यहाँ पर जानवर है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जानवर। बाकी हरे पौधे, शैवाल और फूल पत्ते ये सभी ये उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तब कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? जी हाँ, जब धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्सर्जित करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वो हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? जी हाँ, प्रबल यानी कि मजबूत जो अम्ल है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 और यह जो है एक प्रबल अम्ल है। बाकी देखिए लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल ये सभी जो है ये प्रबल नहीं है, यह कमज़ोर दुर्बल अम्ल है और यह सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जी हाँ, दांत जो है वो कब टूटने लगता है? क्षय यानी कि टूटना। तो दांत जो है कब टूटने लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। जी हाँ, जो मुंह का जो पीएच मान है अगर 5.5 से कम हो जाएगा तब दांत में क्षय होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर का कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पहले भी बताए थे कि उसे उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है वो किस विधि से? जी हाँ, जो भी सल्फाइड अयस्क हैं वो किस विधि से सांद्रण किया जाता है उसको? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फेन प्लवन विधि द्वारा। जी हाँ, सल्फाइड अयस्कों को फेन प्लवन विधि द्वारा ही उसे शुद्ध सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जी हाँ, त्रिक का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डोबेराइनर के द्वारा। इसलिए कहा जाता है डोबेराइनर का त्रिक। जी हाँ, त्रिक का नियम जो है वह डोबेराइनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि निम्नलिखित में से अक्रिय गैस कौन सा है? जी हाँ, अक्रिय गैस कौन सा है? तो ऑप्शन है हीलियम, नियोन, आर्गन, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हीलियम, नियोन, आर्गन ये सभी अक्रिय गैस है। इसके अलावे क्रिप्टन जो है वो भी, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनन, जी हाँ 154, तो क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये सभी जो है यह अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिप्सम को। जी हाँ, जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। और यह जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जब हड्डी टूटता है तो हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग करते हैं और इसी से हड्डी जुड़ता है, आसानी से जुड़ता है। नेक्स्ट है 17 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? जी हाँ, अवशेषी अंग कौन सा जो है मानव में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
अपेंडिक्स। जी हाँ, अपेंडिक्स जो है एक प्रकार का अवशेषी अंग है और ये मानव अंग में पाया जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर का प्रश्न, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। जी हाँ, जब हड्डी टूटता है तो उसको जोड़ने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है 19 नंबर का, प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। यह 1665 ईस्वी में लिखी गई थी। जी हाँ, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया 1665 में माइक्रोग्राफिया एक प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। जी हाँ, इसमें प्रश्न में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पूछा जाता है कि गुणसूत्रों का युग्म कितना होता है। जी हाँ, युग्म मीन्स होता है जोड़ा। तो जो जोड़ा जो पाया जाता है वह पाया जाता है 23 जोड़ा। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 जोड़ा। अगर प्रश्न पूछे कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तब वहाँ आंसर होगा 46 गुणसूत्र, लेकिन जब जोड़े की बात किया जाए तो उसमें पाया जाता है 23 जोड़ा गुणसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का, कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। जी हाँ, मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वो कितना होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.4 किलोग्राम। जी हाँ, 1.4 किलोग्राम मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर का। जी हाँ, 22 का प्रश्न है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जी हाँ, जब कभी मधुमक्खी जब डंक मारता है तो जलन होने लगता है, तो यह एक अम्ल को छोड़ता है। वह अम्ल कौन सा होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेथेनोइक अम्ल। जी हाँ, जो मधुमक्खी जो डंक मारता है तो जो अम्ल छोड़ता है वह मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन होता है। नेक्स्ट है 23 नंबर का प्रश्न, कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। जी हाँ, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मधुमेह रोग, जिसे डायबिटीज या चीनी रोग कहते हैं, वह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। जी हाँ, कोई भी उदासीन विलयन है उसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वह 7 होता है। दोस्तों, पीएच स्केल पे जिसका खोज जो है लॉरेंसन ने किया था, पीएच स्केल का खोज आविष्कार लॉरेंसन ने किया था, और पीएच स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक का पीएच मान को दिखाया जाता है। तो अगर पीएच मान अगर 7 है तो वह जो विलयन होगा वह उदासीन होगा, और 7 से अगर कम होता है तो उसका पीएच मान जो कम होता है 7 से, तो दोस्तों अगर 7 से कम रहता है पीएच मान तो उसे अम्लीय कहा जाता है। अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो उसे क्षारीय कहा जाता है। जी हाँ, पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो वह क्षारीय कहलाएगा, और 7 से कम है तो अम्लीय कहलाएगा। जबकि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 रहता है तो वह उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन को। जी हाँ, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। जी हाँ, जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें वृद्धि हार्मोन पाया जाता है, तो वह हार्मोन कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिब्रेलिन होता है। जी हाँ, तो पादपों में जो पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है वह कौन होता है, तो जिब्रेलिन होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का, कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन का दाब क्या होता है। जी हाँ, प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन का दाब, प्रश्न आसान है लेकिन इसे शब्द में थोड़ा सा घुमा दिया है।
प्रकुंचन और अनुशीतलन का दाब का जो मान होता है, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी 120/80, जिसे हम लोग बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर या रक्त दाब कहते हैं। तो रक्त दाब का जो मान होता है किसी भी स्वस्थ मनुष्य का वो 120/80 होता है। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। जी हाँ, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि थायरॉक्सिन। जी हाँ, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है 29 नंबर का, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित है? जी हाँ, मनुष्य का जो वृक्क होता है यानी कि किडनी जिसे कहते हैं, तो मनुष्य में 2 किडनी होता है, एक दायां और एक बायां साइड होता है। और यह किससे संबंधित होता है, इसका क्या काम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्सर्जन। जी हाँ, जब हमारे शरीर से अगर बेकार पदार्थ अगर शरीर से बाहर आता है तो इस क्रिया को ही उत्सर्जन क्रिया कहा जाता है। और उत्सर्जन में जो है यह किडनी जो है यानी कि वृक्क वह संबंधित है उत्सर्जन से। नेक्स्ट है 30 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? जी हाँ, कौन सा जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार यहाँ जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी घास, बकरी और मानव। क्योंकि घास को आहार यानी कि खाता है कौन? तो बकरी खा जाती है और बकरी मानव के द्वारा खाया जाता है। तो इस प्रकार से जो आहार श्रृंखला है इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी घास, बकरी और मानव। नेक्स्ट है 31 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? जी हाँ, कौन सा आवर्त सारणी में अभी तक आवर्त जो है अधूरा है यानी अभी तक पूरा नहीं हुआ है? तो वह है 7वां आवर्त। जी हाँ, आवर्त नंबर 7 जो है अभी तक अधूरा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 32 नंबर का। दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न है कि मानव हृदय घिरा हुआ है किससे? जी हाँ, मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप मैट्रिक की परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।